पिछली कड़ी में हमने मंगोल सम्राट चंगेज खां से लेकर उदगई खां और बातू खां तक के इतिहास की चर्चा की थी तथा यह जाना था कि किस प्रकार प्रशांत महासागर से लेकर काला सागर तक की भूमि मंगोल सम्राटों के अधीन हो गई। जब मंगू खां अथवा मोंगके खां मंगोलों का सम्राट हुआ तो उसने अपने चचेरे भाई हुलागू खान को बगदाद पर आक्रमण करने भेजा, जो कि उस काल में मुसलमानों के सबसे बड़े शासक खलीफा की राजधानी था। मंगोलों के इतिहास में हुलागू खान को हलाकू के नाम से भी जाना जाता है। मंगू खां तथा हुलागू खां चंगेज खां के पोते थे और आपस में चचेरे भाई लगते थे। हलाकू एक विशाल सेना लेकर बगदाद की तरफ रवाना हुआ तथा उसने एक संदेशवाहक के हाथों बगदाद के खलीफा को एक पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था, लोहे के सुए को मुक्का मारने की कोशिश न करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती न करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, उसकी खाइयां पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें न गहरे पाताल में पनाह मिलेगी और न ऊंचे आसमान में। इस समय बगदाद पर अब्बासी खानदान का 37वां खलीफा मुस्तआसिम बिल्लाह शासन करता था। उसके पास वह सैनिक शक्ति नहीं थी जो कि उसके पूर्वज खलीफाओं के पास थी, किंतु फिर भी एशिया के समस्त मुस्लिम राज्यों पर खलीफा का प्रभाव था। खलीफा को आशा थी कि बगदाद पर हमले की सूचना पाकर मराकश से लेकर ईरान तक की मुस्लिम सेनाएं स्वतः ही बगदाद एवं खलीफा की रक्षा के लिए चली आएंगी। इसलिए खलीफा ने हलाकू को कठोर भाषा में उत्तर भिजवाया। इस पत्र में खलीफा ने लिखा, नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम स्वयं को संसार का स्वामी समझने लगे हो। मेरे पास पूरब से लेकर पश्चिम तक खुदा को मानने वाली रियाया है। यदि अपनी सलामती चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ। खलीफा का जवाब पाकर हलाकू के क्रोध का पार नहीं रहा, इसलिए वह एक विशाल सेना लेकर इराक की ओर बढ़ा। उन्हीं दिनों कुछ शियाओं ने खलीफा के आधिपत्य को मानने से मना कर दिया। इस कारण नजफ, करबला और मोसुल आदि शिया बहुल शहरों ने युद्ध किए बिना ही मंगोलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 29 जनवरी 1258 को हलाकू ने एक विशाल सेना के साथ बगदाद को घेर लिया। यद्यपि इस समय हलाकू अपनी मातृभूमि मंगोलिया से 6500 किलोमीटर दूर था, किंतु उसे अपने मंगोल सिपाहियों की क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसलिए हलाकू ने खलीफा की धमकी में नहीं आने का निश्चय किया तथा अपने चचेरे भाई मंगू खान को संदेश भिजवाकर उससे कुछ सेनाएं और मंगवा ली। आर्मेनिया और जॉर्जिया से भी ईसाई सेनाएं हलाकू के साथ आ मिली। इतिहासकारों के अनुसार आर्मेनिया तथा जॉर्जिया के शासक मुसलमानों के खलीफा को समाप्त करके क्रूसेड्स में हुई अपनी पुरानी पराजयों का बदला लेना चाहते थे, जबकि ईसाई सेनाएं हलाकू की सहायता के लिए इसलिए आई थीं क्योंकि हलाकू की मुख्य रानी दोकुज खातून नोस्टोरियाई ईसाई थी और हलाकू बौद्ध था। इस कारण वे दोनों ही स्वयं को मुसलमानों के शत्रु समझते थे और उस काल के ईसाई हलाकू को अपना स्वाभाविक मित्र मानते थे। ईसाइयों की सहायता मिल जाने से हलाकू की सेना अत्यंत विशाल हो गई। तकनीकी दृष्टि से भी हलाकू की सेना बगदाद की सेना से अधिक शक्तिशाली थी। उसकी सेना में चीनी इंजीनियरों की एक इकाई युद्ध क्षेत्र में
बारूद का प्रयोग करना जानती थी। चीनी सैनिक तीरों पर आग लगाकर बगदाद में फेंकने लगे, जबकि बगदाद के सैनिकों के पास इस प्रकार के तीर नहीं थे। जब ये जलते हुए तीर शहर में जाकर गिरते थे तो कुछ समय बाद उन तीरों पर बंधे हुए बारूद में विस्फोट हो जाता था। चीनी सैनिकों ने मिट्टी के पाइपों में बारूद भरकर उनमें आग लगाने का तरीका ढूंढ लिया था, जिससे युद्ध क्षेत्र में अचानक धमाके होते थे और गहरा धुआं फैल जाता था। इस धुएं की ओट में मंगोल सैनिक अपने शत्रु पर हावी हो जाते थे। चंगेज खां के मंगोल सैनिकों ने कुछ ऐसी मंजनीकें बना ली थीं जिनसे बहुत बड़े पत्थरों पर तेल में भीगे हुए और आग में जलते हुए कपड़े बांधकर शहर के भीतर फेंके जा सकते थे। बगदाद के लोग इन मंजनीकों से भी परिचित नहीं थे। मंगोलों ने बगदाद शहर की चारदीवारी के नीचे बारूद लगाकर उसे भी जगह जगह से तोड़ना आरंभ कर दिया। बगदाद के निवासियों ने ऐसी बारूदी आफत इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अभी घेराबंदी को 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि खलीफा ने हलाकू खान के पास एक विचित्र प्रस्ताव भिजवाया। खलीफा ने लिखा कि यदि हलाकू खलीफा को अपना सुल्तान मान ले तथा जुमे के खुतबे में खलीफा का नाम पढ़वाए तो खलीफा हलाकू को काफी धन प्रदान कर सकता है। हलाकू समझ गया कि अब खलीफा किसी भी समय हार मान सकता है, इसलिए हलाकू ने खलीफा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंततः केवल 13 दिन की घेराबंदी के बाद 10 फरवरी 1258 को बगदाद का पतन हो गया। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तआसिम बिल्लाह को अपने वजीरों के साथ नगर के मुख्य दरवाजे पर आकर हलाकू खान के समक्ष समर्पण करना पड़ा। हलाकू ने खलीफा को तो अपने सैनिकों के पहरे में रख दिया, किंतु खलीफा के वजीरों एवं सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया। हलाकू ने खलीफा को विश्वास दिलाया कि वह बगदाद में खलीफा का अतिथि है, इसलिए वह खलीफा के प्राण नहीं लेगा। खलीफा इस बात पर संतोष कर सकता था, किंतु हलाकू ने अपने सैनिकों को आदेश दिए कि वे खलीफा को भूखा रखें तथा उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दें। इसके बाद मंगोल सेना बगदाद में प्रविष्ट हो गई। अब्दुल्ला वस्साफ शिराजी ने बगदाद पर हुए इस आक्रमण का विस्तार से वर्णन किया है। इस समय तक मंगोल किसी भी धर्म को नहीं मानते थे तथा मुसलमानों के बड़े दुश्मन थे। बगदाद के लेखक अब्दुल्ला वस्साफ शिराजी ने लिखा है कि मंगोल बगदाद में भूखे गधों की तरह घुस गए और जिस तरह भूखे भेड़िए भेड़ों पर हमला करते हैं वैसा करने लगे। बिस्तर और तकिए चाकुओं से फाड़ दिए गए। खलीफा के महल की औरतें बगदाद की गलियों में घसीटी गईं और तातरियों का खिलौना बनकर रह गईं। इस बात का सही अनुमान लगाना कठिन है कि कितने लोग इस कत्लेआम का शिकार हुए। इतिहासकारों के अनुसार मंगोलों द्वारा बगदाद में 2 लाख से लेकर 10 लाख मुसलमान तलवार, तीर या भाले से मार डाले गए। इतिहास की पुरानी पुस्तकों में लिखा है कि बगदाद की गलियां लाशों से अटी पड़ी थीं। इन लाशों को उठाने के लिए बगदाद में कोई भी जीवित नहीं बचा था। इस कारण लाशें सड़ने लगीं और उनमें से सड़ांध उठने लगी। इस कारण हलाकू को बगदाद खाली करना पड़ा और उसे अपने तंबू शहर से बाहर गाड़ने पड़े। अगली कड़ी में देखिए, हलाकू ने खलीफा को नमदे में लपेटकर मार डाला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।